अब हम लोग दूसरे पोर्शन पे आते हैं कि नीट में जो क्वेश्चंस इस पे आपको जो आ सकता है, तो अब उस वे पे आते हैं। सबसे पहली बात कि जेड इफेक्टिव हम लोग सीधा देख लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो एक चीज को एकदम ध्यान में रखना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे शील्ड बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। ये दिमाग में रखना कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अफेक्ट करता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा तो इनर मोस्ट ऑर्बिटल जो है, कोर इलेक्ट्रॉन जो है, वैसे वैसे शील्डिंग बढ़ेगा। क्लियर? इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोर वैल्यू ऑफ एन, यहां पे एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वजह से क्या होगा? मोर स्क्रीनिंग होगा, यानी कि मोर शील्डिंग होगा। और जहां मोर शील्डिंग होगा इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो हम लोग देख लिए कि जेड इफेक्टिव बराबर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, जो कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। अब हमको एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि जेड इफेक्टिव 1s है और जेड इफेक्टिव 2s है। दोनों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा? तो अभी बता चुके हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2 ज्यादा है, इसलिए जेड इफेक्टिव 1s का ज्यादा होगा 2s से। क्लियर? उसी तरह से अगर हम देखेंगे जेड इफेक्टिव 4p का और जेड इफेक्टिव 3p का, तो जेड इफेक्टिव 3p चूंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है तो 3p का जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज्यादा होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा मामला, ये तो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? अलग है। हम आपको क्लास के शुरू में बता दिए थे कि हम एन और एल को देखेंगे। एन वाला मामला हो गया कि एन अलग अलग है। अब क्या है दूसरा कि एन सेम है, क्योंकि अगर आपका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को कौन डिफाइन कर रहा है? एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें ऑर्बिटल जो है, एल का वैल्यू अगर 0 है, एस है, एल का वैल्यू 1 है तो पी है। तो यानी कि क्या हो सकता है कि एक ऑर्बिटल में एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होगा, जो ऑर्बिटल जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा वो उतना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो डिफ्यूज ऑर्बिटल से मतलब क्या हो गया? अब जैसे एस ऑर्बिटल डिफ्यूज नहीं है, सिमेट्रिकल है। आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। ये जो एक्सपीरियंस करेगा इक्वल डिस्टेंस पे, तो एस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? पी से। पी का ज्यादा होगा किससे? डी से, और डी का एफ से। लेकिन यहां पर क्या देखना है कि आपका जो क्वांटम नंबर है वो सेम है। यानी कि अगर बात कर रहे हैं 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। क्लियर? इसीलिए z इफेक्टिव 4s और 4p में किसका ज्यादा होगा? 4s का ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे न्यूक्लियस से जो दूरी होती है ना, s का ज्यादा नजदीकी होता है, p का उससे कम, d का उससे कम और f का उससे कम। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम नीट में देख सकते हैं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कैलकुलेशन। क्या करेंगे हम? कैलकुलेशन करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो दिमाग में यही रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज एक्सपेक्टेड है वो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है? शील्डिंग है। वो जो नेट कर रहा है किसको हटा के? शील्डिंग को हटा के। तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? उस कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो स्लेटर्स रूल होता है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए अब हम लोग को 2 बात ध्यान रखना होगा। 2 बात क्या ध्यान रखना होगा? पहला बात, हम यहां पे फिर न्यूक्लियस दिए। हम जब कभी भी पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं? अभी तक कैसे चले थे? सीधा चले थे।
कि ये n बराबर 1 है, इसको क्या लिखे थे, n बराबर 2 है, इसको क्या लिखे, n बराबर 3। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हम निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा लास्ट वाला ऑर्बिट है ना, लास्ट वाले ऑर्बिट को हम क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो लास्ट वाले से पहले वाला क्या हो जाएगा, n-1, उससे पहले वाला शेल क्या हो जाएगा, n-2। ये ध्यान रखना। ये हो गया मान लिया s और p के लिए, या मान लिया d और f के लिए। क्लियर? ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे कि सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि यहां पर जो ये हम ये क्यों बनाए, ये बनाए हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए, क्योंकि हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए, शील्डिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम क्लियर है कि ये जो Z इफेक्टिव आ रहा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोक कौन रहा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर हम घटा देंगे, जो टोटल मेरा न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाएगा। तो इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहां पे लिख दिया है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो NS, यानी कि ये जो लास्ट वाले में जो N है, इसमें जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बाकी सारे का 0.35। अब हम आ जाएंगे n-1 में, क्या हो जाएगा 0.85। फिर उससे पहले वाले जितना भी आएगा, n-2 है, n-3 है, n-4 है, सबका वैल्यू 1 होगा। ये सिर्फ किसके लिए, S और P के लिए। और ध्यान देना है कि D और F के लिए ये सेम रहेगा 0.35, और बाकी क्या हो जाएगा 1, बाकी के लिए 1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के लिए निकालते हैं। अब लिथियम का हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है, 1s1 2s, या सॉरी 1s2, इसमें बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, और 2s1। ठीक। अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो n वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले के लिए क्या हो गया 0, तो इससे मतलब नहीं है। हम आ जाएंगे अब n-1 पे, किस पे आ गए, n-1। तो n-1 के लिए कितना वैल्यू होगा ई का, कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 0.85, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.70। यही हो गया। अब जो है ये ई का वैल्यू निकला, Z इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, Z माइनस ई, Z टोटल कितना हुआ इसमें, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, 2 1 3 माइनस 1.70, जितना आएगा वो हो गया लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? अच्छा, एक चीज एकदम ध्यान रखना क्वेश्चन में, यहां पर 2s1 था, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 0 लिए ना। अगर मान लिया यहां पे लिथियम की जगह, लिथियम के बाद क्या होता, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम के लिए वैल्यू कितना हो जाए 1s2 और 2s2। क्लियर? तो अगर यहां पे मान लिया 2s2 हो गया, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो 0 होगा, लेकिन लास्ट के बाद भी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। फॉर रिमेनिंग के लिए कितना वैल्यू पुट करेंगे 0.35। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मान लिया यही बोरोन है, ठीक है, बोरोन है, तो ये क्या हो गया 1s2 2s2। अगर ई का वैल्यू निकालना है, अब तो सीख गया, अब सीधे यहां लास्ट वाले के लिए तो क्या हो जाएगा 0, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर भी कितना बच रहा, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा, यानी कि 1 इंटू 0.35 प्लस ये कितना इलेक्ट्रॉन है 2, n-1 के लिए कितना 0.85। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा बोरोन के लिए 4 माइनस इतना कर देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब अगर एनायन है या केटायन है उसी तरह से देख लेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो क्या है, नहीं गड़बड़ाना है, इलेक्ट्रॉन का आना है या इलेक्ट्रॉन का जाना है। ये चीज हो गया।
तीसरी चीज है कि साइज जो देखेंगे, हम जो पीरियड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, अब जैसे सेकंड पीरियड है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना, ये जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा ना, इसलिए साइज घटता चला जाएगा। इसीलिए जब हम पीरियोडिक टेबल में, है ना, लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट जाते हैं, साइज क्या होता जाता है, रिड्यूस करता जाता है। तो यही था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।